हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि जो सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी हैं एसएसटी सब्जेक्ट से, कि वो आगामी 5 महीनों में अपनी तैयारी को किस प्रकार करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ठीक है दोस्तों, तो बार बार जो हमसे जुड़े विद्यार्थी थे वो बार बार कह रहे हैं कि सर, सिलेबस से संबंधित एक क्लास बनाओ और उस सिलेबस में बता दो कि कौन सा टॉपिक हमें कहाँ से पढ़ना है। तो उन्हीं की मांग को पूरा करते हुए ये हमारी क्लास रहेगी। ये क्लास लगभग 20 से 25 मिनट के आसपास रहेगी, तो इस क्लास को बहुत ध्यान से सुनना। और इस क्लास में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार हमें अपने 5 महीनों में हमें अपने सेकंड ग्रेड की जो तैयारी है वो किस प्रकार एकदम बेस्ट से बेस्ट करनी है, कौन से टॉपिक कहाँ से पढ़ने हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बड़े ही ध्यान से सुनना आज की हमारी क्लास को। ठीक है, और ये है हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट का लोगो। और सिलेक्शन पॉइंट पर आपको अभी जो राजस्थान हिस्ट्री की क्लासें हैं वो चल रही है, और राजस्थान की हिस्ट्री में जो क्लासें हैं उनमें हम जो आरबीएससी की और वर्तमान में जो एनसीईआरटी की बुक चल रही है उनसे संबंधित नोट्स बनाकर आपको करवा रहे हैं। और ये नोट्स भी इस प्रकार बनाए जा रहे हैं कि वन लाइनर ना हो, क्योंकि वर्तमान में प्रश्न है वो रटने की बजाय समझने पर आधारित है, तो उसमें आपको पूरे बड़े विस्तार से समझाए जा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार आप क्लास को अवश्य देखें, और अगर समझ में आए तो आप लगातार हमसे जुड़े भी रहना। और इसी प्रकार की हम जो बेस्ट से बेस्ट क्लासें और जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी उनसे आपको रूबरू करवाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चर्चा करते हैं सिलेबस पे, टॉपिक टू टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास विषय से, कि पाठ्यक्रम के टॉपिक है एक तरफ और दूसरी तरफ हमें देखना है कि कौन सा टॉपिक हमें कहाँ से पढ़ना। इतिहास में टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक युग, बौद्ध और जैन धर्म, और गुप्त काल। ये 4 टॉपिक और पहले चर्चा करते हैं। इन चारों के चारों टॉपिकों को आपको कहाँ से पढ़ना है? कक्षा 9 व 10 की जो सामाजिक विज्ञान की किताब थी, जो पुराना मॉडल है BSER का या RBSC भी बोल सकते हैं, उनमें से, और कक्षा 12 की जो पुरानी किताब थी BSER मॉडल की 2018-19 में चलती थी, उन किताबों से पढ़ना है। ठीक है, और एक बात आप विशेष रूप से ध्यान में रखना कि इतिहास, भूगोल और राजनीति, इन तीनों किताबों को जो टॉपिक है, इन तीनों को आपको सिर्फ कक्षा 6 से 12 के बीच में जो किताबें चल रही है उनसे ही पढ़ना है। इसके अलावा किसी भी बाहरी गाइड से नहीं पढ़ना है। इसका मैं आपको कारण बता देता हूँ कि 2022 की जो सेकंड ग्रेड की भर्ती थी, जिसमें मेरा और मेरे साथी का चयन हुआ था, उसमें क्या था कि जो हमारे अदर सब्जेक्ट थे जैसे अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र और समाजशास्त्र, इनमें से लगभग 19% आए थे। उन 19 में लगभग मेरे इन तीनों सब्जेक्टों में थे 19 में से 19 थे, परंतु लोक प्रशासन में 1 नंबर कम था, 18 थे। और इसके अलावा जो 3 सब्जेक्ट और थे, इतिहास, भूगोल और राजनीति, उनमें थे 12-13, 12-13। कारण ये था कि मैंने इन किताबों पर थोड़ा सा ध्यान कम दिया था। बाकी जो चारों सब्जेक्ट थे उनकी जो किताबें थी बाजार में से प्राप्त की थी, उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, परंतु इन 3 किताबों पर ध्यान नहीं दिया था। इनके लिए तो एक अलग से गाइड भी ली थी। ठीक है, और उन पर भी समय भी खराब किया था। परंतु जब पेपर हुआ था और पेपर होने के बाद में जब घर पे आके देखा कि कौन से प्रश्न कहाँ से आए हैं, तब देखा कि लगभग प्रश्न हमारी किताबों से ही उठाए गए हैं। और यही जो
अभी पीछे भर्ती हुई थी संस्कृति डिपार्टमेंट में, उसमें भी यही हुआ है कि इन जो किताबों का मैंने वर्णन कर रहा हूँ आगे, इन किताबों में से ही आपके प्रश्न हैं। अगर विश्वास नहीं होता है तो एक बार आप अवश्य देख लेना, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं आगे, ठीक है। ये चारों टॉपिक आपको इन किताबों से करने हैं। इसके अलावा इस बार मंदिर और मूर्तिकला नाम से एक नया टॉपिक ऐड किया गया है। इस टॉपिक को आपको क्या करना है, क्योंकि इस टॉपिक में किसी वंश का जिक्र नहीं किया गया है कि गुप्त काल से संबंधित मूर्तियाँ या मौर्य काल से संबंधित या चोल शासकों से संबंधित मूर्तियाँ, इनका जिक्र नहीं किया गया। तो इसमें क्या है कि आपको सिर्फ गुप्त काल, मौर्य काल और चोल शासक, इनसे संबंधित जो मूर्तिकला और मंदिर स्थापत्य है वो ही आपको ध्यान में रखना है। 100 में से 100% आपको प्रश्न जो आएगा वो इन्हीं से आएगा, इनसे बाहर नहीं जाएगा, इन 3 वंशों से। क्योंकि स्थापत्य के क्षेत्र में आज तक देखते हैं कि इन तीनों वंशों का सर्वाधिक योगदान रहा है। उत्तर भारत में अगर बात करें तो गुप्त और मौर्य, दक्षिण में अगर हम बात करें तो चोल है। और जो कक्षा 12 की जो इतिहास की किताब है उसमें भी इन्हीं 3 शासकों से संबंधित विभिन्न प्रकार की मूर्तिकला और मंदिरों का जिक्र किया गया है। तो आप सिर्फ इन्हीं किताबों, इस किताब से केवल गुप्त काल, मौर्य काल और चोल शासकों से संबंधित जो मूर्तिकला है, मंदिर है, वो ही पढ़ना है। अन्यथा अगर कोई 1-2 सामने है तो वो देख लेना, परंतु ज़्यादातर आप इन पर फोकस रखना, ठीक है। इसके अलावा कोई भी ये टॉपिक आप बाहर से मत करना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत छोटा है, लेकिन आप कहीं से लोगे तो उसमें उस टॉपिक को बहुत बड़ा चढ़ा कर दिया जाएगा। इतनी सारी मूर्तिकला है, हर वंश ने अपनी अपनी, तो उतने याद भी नहीं रहेंगे। तो हमें क्या करना है, स्मार्ट तरीके से, और कम समय है और स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी है और हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, ठीक है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे हमारा टॉपिक है मराठा। पहले जो सिलेबस था उसमें सिर्फ शिवाजी का वर्णन किया गया था, परंतु अब मराठों को भी शामिल किया गया है। तो मराठा वैसे तो टॉपिक ये बहुत बड़ा हो जाएगा, परंतु आपको इसे शॉर्ट तरीके से पढ़ना है और स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। इसके लिए आपको कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान और कक्षा 12 की भारत का इतिहास नामक बुक है, जो कि BSER मॉडल है 2018-19, उनमें से पढ़ना है। अच्छा, अब एक बात समस्या ये है कि ये किताबें कहाँ से मिलेगी। तो ये किताबें लगभग आपको किसी बुक डिपो पर प्राप्त हो जाएगी, फोटोकॉपी के रूप में भी प्राप्त हो सकती हैं, तो वहाँ से खरीद लेना। अन्यथा क्या होगा कि मैं इससे संबंधित एक वीडियो भी डाल दूंगा कि इन किताबों को कहाँ से और कैसे डाउनलोड करें, ठीक है। तो आप उस प्रकार से डाउनलोड करके उनका प्रिंट आउट निकाल लेना, ठीक है। तो इस बार मराठों को सभी शामिल कर दिया, जिसमें शिवाजी और उनके उत्तराधिकारी, इसके अलावा पेशवा जो बाजीराव हुए हैं पेशवा, उनके बारे में भी आपको थोड़ा पढ़ना है। तो वो आप सिर्फ कक्षा 10 और 12 की किताब से पढ़ना है, इसके अलावा किसी भी किताब को इस्तेमाल नहीं करना है आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक आता है 1857 की क्रांति। इस टॉपिक को भी आपको कक्षा 10 और कक्षा 12 की जो BSER मॉडल की किताब है, 12वीं में भारत का इतिहास और 10वीं में सामाजिक विज्ञान की किताब है, उसमें से पढ़ना है। इसके अलावा इस टॉपिक को और कहीं से भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि इस टॉपिक में क्या आ सकता है कि टाइम कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना आ सकता है कि कानपुर का, उसके बाद लखनऊ का, दिल्ली का, पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ, या पर वहाँ पर क्रांति कब हुई, या उससे संबंधित वहाँ पर क्रांति करने वाले नेतृत्व किसने किया। तो इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो आपको इन किताबों में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको किसी भी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है। ये मैं आपको विशेष रूप से बता रहा हूँ कि इतिहास, भूगोल और राजनीति आप NCERT और RBSE की किताबों के अलावा कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आगे है गांधी जी के आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन। पहले गांधी जी के आंदोलन के नाम थे सविनय, असहयोग और भारत छोड़ो, परंतु अब इसमें सिर्फ गांधी जी का जिक्र किया गया है। तो गांधी जी के द्वारा जो भी आंदोलन किए गए उन सभी को शामिल किया गया है। ये आंदोलन कक्षा 10 की जो NCERT की बुक है उसमें बहुत बड़े विस्तार से दिए गए हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो कक्षा 12 के इतिहास में और कक्षा 12 की NCERT जिसका भाग संख्या 3 है उसमें भी ये बड़े ही विस्तार से दिए गए हैं और बहुत ही अच्छी प्रकार से, और आप पहली बार में उसे अच्छी प्रकार से समझ पाओगे, इस प्रकार के दिए हुए हैं। और
आपको वहीं इन्हीं 3 किताबों से इस टॉपिक को भी कंप्लीट करना है, बाकी अन्य किसी भी गाइड का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है। और जो पहली बार तैयारी में लगे हैं उनके लिए तो ये बहुत बेस्ट है, और जो 1-1.5 साल से तैयारी करे हैं उन्हें इन किताबों को पढ़ने में और भी कम समय लगेगा, क्योंकि उन्हें शब्द पकड़े हुए हैं, समझ है, तो उन्हें सिर्फ ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा क्या हुआ था, और उनके जो इर्द गिर्द की जो बातें हैं उनको भी ध्यान में रख लेना, क्योंकि पेपर में रटने की बजाय ज्ञान पर आधारित ज़्यादा आ रहे हैं। और एक बात और बता देता हूं कि मैंने एनसीईआरटी को और आरबीएससी को क्यों शामिल किया है। एनसीईआरटी को शामिल करने का कारण यह है कि अभी जो रीट की भर्ती हुई थी उसमें एनसीईआरटी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आए थे, और आरबीएससी को इसलिए शामिल कर रहा हूं क्योंकि सेकंड ग्रेड का जो पिछला भर्ती पेपर हुआ था उसमें आरबीएससी प्रश्न उठाए गए थे। तो इन दोनों किताबों को हमें साथ में लेकर चलना है। ठीक है। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, ये आपको सिर्फ एक ही किताब है, कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान, जो एनसीईआरटी की वर्तमान में चल रही है। राजनीति की 2 किताब है, एक में भारत से संबंधित है और दूसरे में समकालीन विश्व की राजनीति, यानी कि विश्व से संबंधित है। तो आपको इनको यहीं से करना है, इस किताब से। इसके अलावा यूएनओ भी है, वो भी इस किताब में बहुत अच्छे प्रकार से दिया गया, और भारत का क्या सहयोग रहा है उसके बारे में भी जिक्र किया गया इस किताब में, तो आप यहीं से पढ़ लेना। इसके अलावा कुछ और टॉपिक भी थे, जैसे कि ब्रिक्स, G7, G20, क्वाड, तो ये जो संगठन है इनके बारे में भी आपको क्या रखना है कि इनके जो समकालीन मुद्दे हैं और वो याद रखने हैं, और दूसरा कि भारत के संदर्भ में याद रखने हैं। इसके अलावा भारत ने इनके विकास के लिए या इनके लिए भारत की क्या रणनीति रही है वो भी आपको ध्यान में रखना है, और बाकी चीज़ों को ध्यान में रखना नहीं है कि कब स्थापना हुई और इनके अन्य सदस्य क्या है, अन्य सदस्यों ने किस प्रकार का सहयोग दिया, तो वो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मैंने देखा है कि कहीं पर इनके समझौतों को प्रत्येक देश को बड़े विस्तार से बताया जाता है, तो उतने पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टॉपिक में स्पेशल रूप से दिया है भारत के संदर्भ में। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति और रूसी क्रांति, इन तीनों टॉपिकों को एक तो कक्षा 11 की जो पुराने विद्यार्थी हैं तैयारी करें उनको पता है, कक्षा 11 की किताब में दिया हुआ है। इसके अलावा कक्षा 10 नहीं है, यहाँ पर 9 कर लेना, कक्षा 9 में जो इतिहास की किताब है उसमें भी इन क्रांतियों के बारे में थोड़ा जिक्र किया गया है, तो वो भी आप वहीं से पढ़ लेना। ठीक है, ये था हमारा इतिहास पर हमने पूर्ण रूप से चर्चा कर ली है। इतिहास में सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो किताबें हैं उनमें से पढ़ना है, इसके अलावा और कहीं से भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है लोक प्रशासन। ठीक है, लोक प्रशासन में बहुत बड़ा फेरबदल हुआ था, तो इसमें कुछ टॉपिक हैं जो आपको किताबों से मिलेंगे, बाकी अन्य जो टॉपिक है वो आपको कहीं से गाइड लेनी है, जो वर्तमान में ज़्यादा चल रही है उसे पढ़ना है। ठीक है, लोक प्रशासन का अर्थ हुआ प्रकृति क्षेत्र, लोक प्रशासन के सिद्धांत, पदानुक्रम, नियंत्रण क्षेत्र, आदेश की एकता, प्रत्यायोजन, समन्वय एवं स्टाफ है, प्रशासनिक व्यवहार, निर्णय निर्माण, नेतृत्व, संप्रेषण और अभिप्रेरणा। ये सभी के सभी टॉपिक कक्षा 12 की जो लोक प्रशासन की बुक है BSER की, यानी कि आरबीएससी 2018-19 का जो मॉडल है उसमें इसे बड़े ही विस्तार से दिया गया है। तो आप इन टॉपिकों को केवल इस किताब से कंप्लीट कर लेना। बाकी जो टॉपिक और भी है बहुत सारे दिए गए, निर्वाचन आयोग का भी है, इसके अलावा नियंत्रण महालेखा परीक्षक है शायद तक होना चाहिए, पूरा याद नहीं आ रहा है मेरे को टॉपिक तो वो भी, जो चुनाव आयोग भी है। तो ये सभी टॉपिक आपको कहाँ से करने हैं, जो बाजार में ज़्यादा चल रही है बुक, और जिस बुक में आप देख लेना कि बड़े ही विस्तार से और समझा के दिए हुए हैं। अगर लाइन टू लाइन दिए हैं तो वो आपको नहीं खरीदनी है, जिसमें पूरे विस्तार से समझाया गया वो ही किताब आपको लेनी है।
ठीक है, ये यहाँ पर हमारा लोक प्रशासन के बारे में चर्चा होगी। इसके अलावा लोक प्रशासन में एक सूचना का अधिकार भी दिया गया है। इसको आप आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत कक्षा 12 की जो किताब है जो वर्तमान में चल रही है, ये BSRE मॉडल की है, ER की मॉडल है, इसमें से आपको ये पढ़ना है। RBSE की मॉडल वाली बुक में से ये आपको पढ़ना है, सूचना का अधिकार। इसके अलावा इसमें जो फर्स्ट पेपर में आपके काम आने की चीज़ है वो रेगुलेटिंग एक्ट है ना, वो सभी के सभी एक कक्षा 11 की किताब भी आती है आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत, और एक कक्षा 12 की भी आती है। तो ये 2 किताबें आप जरूर खरीद लेना। इनमें से एक में रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में भी दिया गया है, इसके अलावा सूचना का अधिकार भी है, इसके अलावा RTI जो है ना 2009 उनके बारे में भी बड़े विस्तार से और बहुत सुस्पष्ट शब्दों में दिया गया है, और आप अच्छी प्रकार से समझ भी जाओगे। तो आप ये 2 किताबें अवश्य खरीद लें, ठीक है। सूचना का अधिकार आप इस किताब से कर लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं भूगोल के बारे में। राजस्थान का भूगोल आपको सिर्फ और सिर्फ HM सक्सेना यानी हरिमोहन सक्सेना की किताब से पढ़ना है। बाकी जो किताबें हैं 6ठी 7वीं 8वीं की, उनमें थोड़ा विस्तार से नहीं दिया गया है, तो इसमें आप हरिमोहन सक्सेना की जो नया एडिशन है, न्यू एडिशन, वो पढ़ लेना। इसके अलावा और कोई भी किताब नहीं खरीदनी है। भारत का भूगोल है, इसमें आप कक्षा 9 और 10 की जो RBSE मॉडल है वो भी, इसके अलावा 9 और 10 की जो NCERT मॉडल है वो भी, इसके अलावा कक्षा 11 और 12 की भूगोल की बुक जो कि RBSE मॉडल है, इसके अलावा कक्षा 11 का भूगोल जिसका नाम है भारत का भौगोलिक पर्यावरण, ये 4 किताबें, 4 प्रकार की किताबें हैं। इन किताबों से आपको भारत का भूगोल करना है, इसके अलावा आपको कहीं से भी नहीं पढ़ना है। भारत का भूगोल इन किताबों से आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे हम कई गाइडों में पढ़ते हैं कि उनमें अफवाह तंत्र के बारे में, सारी नदियों के बारे में बताए गए हैं, ठीक है। और जब हम इन किताबों को पढ़ेंगे ना तो उनमें बहुत कम दिया होगा, ठीक है। ज़्यादा महत्वपूर्ण जो नदियाँ हैं उनके बारे में दिया गया, छोटी बड़ी नदियाँ हैं उनके बारे में नहीं दिया गया। तो विद्यार्थी क्या सोचेगा, यार इसमें तो कम है, हमें तो ज़्यादा पढ़ना है। हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी है, कम पढ़ना है और हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। मैं आपके सामने एक उदाहरण बैठा हूँ, इसके अलावा आप जो सक्सेसफुल हैं अन्य अध्यापक भी हैं, उनसे भी आप राय लेना, और वो भी आपको सिर्फ इन किताबों को देंगे। कम ज़रूर है परंतु बहुत बहुत बेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा पृथ्वी और महासागर से संबंधित जो भी है, पृथ्वी की घूर्णन गति, वायुमंडल, अक्षांश देशांतर, वो आपको कक्षा 11 की भूगोल की किताब, इसके अलावा ये तो है RBSE की किताब, इसके अलावा कक्षा 11 का भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत किताब है जो NCERT की है, उसमें से आपको ये टॉपिक करने हैं, ठीक है। पृथ्वी एवं महासागर से संबंधित कक्षा 11 की है, कक्षा दोनों 11 की है, एक BSR मॉडल है और दूसरा NCERT की है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको यहाँ से करना है। राजस्थान का भूगोल हरिमोहन सक्सेना, भारत का भूगोल कक्षा 9, 10, 11, 12 की किताबें जिसमें पुरानी BSR मॉडल भी है और NCERT भी है। इसके अलावा पृथ्वी महासागर में आपको कक्षा 11 की भूगोल की किताब जो कि RBSE की है, और NCERT की भी कक्षा 11 की किताब है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, वहाँ से पढ़ना है आपको, ठीक है। पहले क्या था, भूगोल की किताब एक ही थी जो RBSE बोर्ड था, परंतु अब NCERT में इनके अलग अलग पार्ट हैं। कक्षा 11 में जैसे 3 भूगोल की किताबें लगती हैं, कक्षा 12 में भी भूगोल की 3 किताबें लगती हैं। तो आप इस टॉपिक को यहाँ से कर लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं अर्थशास्त्र पर। अर्थशास्त्र में भी लगभग सिलेबस चेंज कर दिया है, परंतु ये जो टॉपिक है, मांग और पूर्ति की अवधारणा, राष्ट्रीय आय का अर्थ और अवधारणा, मुद्रा अर्थ और कार्य, केंद्रीय बैंक और वाणिज्य बैंक, ये पहले भी थे और आज भी है। तो इनको सिर्फ और सिर्फ आप कक्षा 12 की जो अर्थशास्त्र की किताब है RBSE बोर्ड की 2018-19 की मॉडल है, उस किताब से पढ़ना है। इसके अलावा इन टॉपिकों को आप कहीं से भी नहीं करना है, क्योंकि राष्ट्रीय आय और मांग से संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो आपकी समझ पर आधारित होंगे। उनमें इस प्रकार कहेंगे, सकल घरेलू उत्पाद किस प्रकार प्राप्त करते हैं, शुद्ध घरेलू उत्पाद किस प्रकार प्राप्त करते हैं,
तो उस प्रकार के प्रश्न आएंगे और उनमें से मूल्यास घटाकर होंगे, राष्ट्रीय आय को किसे क्या कहते हैं। तो इस किताब में इन टॉपिकों को बड़े ही विस्तार से और बड़े ही सुंदर तरीके से समझाया गया है। तो आप इन टॉपिकों को यहीं से कर देना, ठीक है। इसके अलावा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, जो बहुलक, माध्य और माध्यमिक का है, उसमें एक सिंपल सा प्रश्न आएगा और उनमें से आपको मान निकालना है, ठीक है। इसके अलावा भारत में आर्थिक सुधार, भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि, गरीबी एवं बेरोजगारी और शिक्षा स्वास्थ्य, इनसे संबंधित एक जो किताब चलती है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने इन्हीं सर की किताब पढ़ी थी, सीक्वल पब्लिकेशन की होगी, ओपी जग्गूका जो लेखक हैं उनका नाम है ओपी जग्गूका सर, इनकी किताब है, बहुत बेस्ट किताब है। 2022 वाली भर्ती में तो इनकी लगभग 140 पेजों की किताब थी और उनमें से, और ये जो किताब थी कक्षा 12 की, उनमें से 19 के 19 प्रश्न आए थे और मेरे 19 के 19 उसमें सही भी हुए थे, ठीक है, उसमें सभी दिए गए, ठीक है। परंतु अब इसमें कुछ चेंजिंग भी हुई है। अब एक चीज़ आप याद रख लेना कि भारत में आर्थिक सुधार, भारतीय अर्थव्यवस्था, गरीबी और बेरोजगारी, शिक्षा स्वास्थ्य, इनमें एक टॉपिक और है मानव विकास है और एक है सतत विकास। इन टॉपिकों को आपको क्या करना है कि ये करंट से संबंधित टॉपिक है, इसमें आपको जो समकालीन घटनाएं हैं, जैसे मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित हुई है तो उनमें टॉप प्रदेश कौन है, नीचे पायदान प्रदेश कौन सा है, भारत की स्थिति क्या है, और भारत के जो पड़ोसी देश है उन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश है जो भारत जिसकी स्थिति भारत से अच्छी है और कौन से देश है जिनकी स्थिति भारत से न्यून है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जैसा कि अभी रीट में हुआ था। रीट में ये टॉपिक था तो मैंने एक जो साथी थे वो दे रहे थे पेपर, मैंने उनको बोला था, और जो कक्षा 10 की किताब अर्थशास्त्र में है और उसी की मैंने फोटो खींच कर भेजी थी। मैं इस चीज़ को ध्यान में रख लेना, ये जरूर पूछी जाएगी। और आज भी जो रिपोर्ट आती है 2024-25 की रिपोर्ट आई है, उसमें भी वो स्थिति लगभग सेम ही है, ठीक है। तो और जो प्रश्न है हूबहू वही प्रश्न आ गया मानव विकास से संबंधित, ठीक है। यही सतत विकास से संबंधित है SDG, जिसमें 17 गोल या लक्ष्य रखे गए हैं। और शिक्षा स्वास्थ्य है, गरीबी दर, कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा गरीब है, कौन सा बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, कितना प्रतिशत है, राजस्थान का कितना है, राजस्थान में कौन कितना है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। परंतु ये करंट से संबंधित मुद्दे हैं, इनको करंटली है जो समकालीन मुद्दे हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गई अर्थशास्त्र पर भी हमारी चर्चा। चलते हैं आगे, ठीक है। एक बार पुनः बता देता हूँ, ये टॉपिक आपको करने हैं कक्षा 12 की अर्थशास्त्र की बुक से, और ये टॉपिक आपको करने हैं सीक्वल ओपी जग्गूका के, और जिनमें से कुछ ये टॉपिक है जो समकालीन मुद्दों पर संबंधित हैं। तो इनमें जो समकालीन घटनाएं हैं पुरानी हैं वो भी थोड़ी बहुत ध्यान में रख लेना, परंतु जो समकालीन है उन्हें विशेष रूप से ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा सबसे कठिन अगर प्रश्न आते हैं तो वो वर्तमान में राजनीति है। पता नहीं कहाँ से कौन कौन से प्रश्न लेकर आ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, परंतु इसे हम कोशिश करेंगे कि एक सम्मानजनक, यानी कि 19 प्रश्न आते हैं तो 12-13 प्रश्न हमारे सही हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि कक्षा, पहले टॉपिक का नाम है राजनीति विज्ञान के पारंपरिक और आधुनिक समकालीन मुद्दे। ये सिर्फ आपको कक्षा 11 की जो राजनीति विज्ञान की RBC की किताब है उसमें से पढ़ना है, इसके अलावा आपको कहीं से भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसमें से आ जाएंगे, आपको इधर उधर गाइडों के चक्रों में मत भटकना। इसके अलावा राजनीतिक अवधारणा है जो संप्रभुता, न्याय, अधिकार, इनसे संबंधित है। वो एक तो आप कक्षा 12 की जो किताब चलती है, जो पुराने विद्यार्थी हैं उनको पता है उस किताब से। इसके अलावा कक्षा 11 की जो राजनीतिक सिद्धांत की किताब है NCERT की, जो वर्तमान में चल रही है, उन पर उसमें भी कुछ जिक्र किया गया, स्वतंत्रता का, अधिकार का, समानता का टॉपिक है, संप्रभुता का। तो वो टॉपिक आप इन दोनों किताबों से करने हैं, इसके अलावा आपको कहीं से भी नहीं पढ़ना है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें डेफिनेशन, परिभाषा पूछी जाती है तो उन पर आप थोड़ा
ध्यान रखना। ठीक है, और इनमें तो ये पूछा जाएगा परंपरावादी विचारधारा कौन रखते हैं, आधुनिक कौन रखते हैं, वर्तमान में किस प्रकार की राजनीति है, तो उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए भी उस पर ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसमें कक्षा 11 की और इसमें 11 और 12 की किताबें पढ़नी है। अब बात करते हैं भारत का संविधान और केंद्र और राज्य की सरकार। अब इसमें आपकी पहली प्रायोरिटी होती है, वो आपको देनी है कक्षा 11 की किताब है राजनीति विज्ञान, एनसीईआरटी। इसमें तो राजनीतिक सिद्धांत है की किताब है। क्या कक्षा 11 में 2 किताबें लगती है राजनीति की, एक में तो है राजनीतिक सिद्धांत, दूसरे में है भारतीय संविधान। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों टॉपिकों को आपको इस किताब से कंप्लीट करने हैं। अगर उसके अलावा आपको समय बच जाता है तो इस किताब में आना है, अन्यथा आप इसी किताब को बहुत अच्छी से कर लेना। लगभग उम्मीद है कि आपके 12 से 13 प्रश्न सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय दल प्रणाली और भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां। ठीक है, ये 2 टॉपिक है हूबहू किताबों में इसी प्रकार के पाठ का नाम है। एक कक्षा 10 की है एनसीईआरटी की और एक कक्षा 12 की भी है, वो भी एनसीईआरटी की है। स्वतंत्र भारत में राजनीति, ये कक्षा 12 की जो किताब है राजनीति विज्ञान, क्योंकि राजनीति के 2 पार्ट हैं, उसमें ये टॉपिक दिए हुए हैं। तो ये टॉपिक आपको सिर्फ और सिर्फ इन 2 किताबों से कंप्लीट करने हैं। ये इसलिए इन किताबों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि हूबहू इसी प्रकार के पाठों का नाम भी दिया गया है। तो हो सकता है एग्जामिनर ने इन्हीं किताबों के पाठ्यक्रम को देखते हुए इन टॉपिकों को शामिल किया है। तो आपको इन दोनों टॉपिकों को इस किताब से करना है। इसके अलावा पंचायती राज है, ये भी सबसे पहले अगर आपको करनी है तो कक्षा 11 की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें से करना है। इसके अलावा कक्षा 12 की जो पुरानी किताब है BSER मॉडल 2018-19 की, उसमें से आपको टॉपिक है ये पंचायती राज वाला और नगरीय शासन वाला करना है। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप अगर गाइड लाते हो तो बहुत बड़ी गाइड हो जाती है, 250, 300 पेजों की एक सब्जेक्ट की। ठीक है, और उन 300 पेजों में से हर एक के लाइन टू लाइन याद करनी होती है, क्योंकि उसमें सभी इंपॉर्टेंट लगती है। तो इससे हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हम पढ़ तो लेंगे, हो सकता है 5 महीनों में से बहुत अच्छी तरह पढ़ लेंगे, परंतु रिवीजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है कि इन किताबों को सबसे पहले मौका देना है, उसके बाद में अगर टाइम मिले तो आपको जो अच्छी गाइड लगे वो आप उसमें से पढ़ लेना। ठीक है, इसके अलावा भारत की पड़ोसी देशों से संबंध और विदेश नीति, इनमें जो समकालीन मुद्दे हैं जो क्रोनोलॉजी में आते हैं वो आप एक रजिस्टर में अगर लिखना चाहते हो या फिर क्रोनोलॉजी में अंडरलाइन करके छोड़ देना, वो ध्यान में रखना। इसके अलावा अभी मैंने जो जिक्र किया था कक्षा 11 और 12 की आज़ादी के स्वर्णिम भारत, कक्षा 12 की जो किताब है 11 और 12 दोनों में आती है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, तो जो अभी चल रही है ये भी RBSE बोर्ड की है। तो इस टॉपिक को, इन दोनों टॉपिक को बड़े ही विस्तार से दिया गया है, तो आप वहाँ से इन टॉपिकों को कंप्लीट कर लेना। ठीक है, इसके अलावा आपको अन्य किसी भी गाइड का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे है समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र। समाजशास्त्र में आपको सिर्फ और सिर्फ कक्षा 11 की समाजशास्त्र की बुक है डाउनलोड करनी है, प्रिंट निकलवाने हैं। BSR मॉडल की किताब है ये, और सारे के सारे जो टॉपिक है दिए हुए हैं वो आपको सभी मिल जाएंगे उसमें। समुदाय, समूह, सदस्य, जो भी टॉपिक है समाजशास्त्र की मूल अवधारणाएं, उसका अर्थ, अन्य विषयों के साथ उनके संबंध, सभी के सभी उस किताब में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आप अगर एक अन्य गाइड लेना चाहते हैं तो सुगम प्रकाशन की आती है किताब समाजशास्त्र की, वो बहुत अच्छी किताब है, उसकी भाषा भी बहुत आसान है, तो वो आप बाजार से खरीद लेना। अगर आपको समय नहीं मिलता है तो आप सिर्फ और सिर्फ इस किताब से कंप्लीट कर लेना। ठीक है, इसके अलावा आपको कहीं से भी और जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, पहली प्रायोरिटी इसे ही देनी है। अगर उसके बाद में अगर समय बचता है तो आप इस किताब को पढ़ लेना, सुगम प्रकाशन को। ठीक है, अब बात करते हैं दर्शन शास्त्र पर।
दर्शन शास्त्र में सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही किताब पढ़नी है, उसमें आपके सभी के सभी टॉपिक शामिल हैं। मैं आपके सामने उदाहरण हूं और मैंने सिर्फ और सिर्फ वो किताब पढ़ी थी जिसमें मेरे 19 में से 19 सही हुए थे। कौन सी किताब है? ये आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, कहीं से भी मिलती है, इसके प्रिंट कहीं से भी ले आना। ये बहुत लाभदायक रहेगी आपकी किताब। दर्शन शास्त्र की किताब है, आरबीएसई बोर्ड की है, 2018-19 में ये चलती थी। और उसके जो गत्ते का जो कलर है ना, उसके बाहर का, वो भी बता दूं, वो पिंक कलर का है। ठीक है, तो इस किताब को ले आना। और दर्शन शास्त्र में आप 19 में से 19 से 20 आए तो 20 में से 20% कर लेना। हाँ, थोड़ी सी दर्शन शास्त्र ये है कि फिलोसफी है ना, तो थोड़ी समझने में थोड़ी कठिन रहेगी। तो इससे क्या होगा कि आप, मैंने जैसे कई बार जिक्र किया है क्लासों में, कि उस भाग को थोड़े थोड़े बांट कर अगर कर लेते हो तो बड़ी आसानी से उस टॉपिक को आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो हो गई हमारी आज की चर्चा। और आज की चर्चा में हमने देखा है कि सेकंड ग्रेड जो एसएसटी के विद्यार्थी हैं वो ज़्यादा भ्रमित ना रहे। 5 महीने का टाइम है, बहुत टाइम है। इन 5 महीनों में आप सबसे पहले यही प्रण लेना है कि आपको कहीं भी कोई भी शादी समारोह हो, भाई हो, कहीं पर भी आपको नहीं जाना है, पहली बात। ठीक है, लागे बाद में सारे चेकिंग ना छोड़ियो, पड़ोस में ना छोड़ियो, ना बोलो अभी ही जाइए भले। पर आपको एक बात अवश्य याद रखनी है, अब 5 महीनों में आप सिर्फ और सिर्फ कमरे में बैठ जाओ और कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। 12 घंटा 10 घंटा, अगर 10 से 12 घंटा अगर आप कंटिन्यू रखते हो तो इन किताबों से आप बहुत अच्छी प्रकार से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। और ये मैं दावा करता हूँ कि अगर आपने इन किताबों को ध्यान में रखते हुए अगर आपने तैयारी की है तो वो आपकी तैयारी बहुत बेस्ट होगी। जिस दिन आप पेपर देने बैठोगे ना, तब आपका हौसला होगा, कॉन्फिडेंस होगा, और पेपर देते ही ये कहोगे कि इस पेपर में मेरे इतने % सही है। और वो कॉन्फिडेंस ही आपको अपनी सफलता तक लेके जाएगा। ठीक है, और जो अभी एक बात और बता देता हूँ, ये हमारी सिलेबस पर चर्चा हो गई है। अगर आप चाहते हो कि इसी प्रकार की क्लास है हम फर्स्ट पेपर के लिए भी बनाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और हम फर्स्ट पेपर से संबंधित जो क्लासें हैं वो भी बता देंगे कि उसमें भी आपको ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर आप कहीं पर कोचिंग अब कर रहे हो तो एक बार उसे उन कोचिंगों को छोड़ दो एक बार। हाँ, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो क्या होगा, आपको अपनी कमियां पकड़ में आएगी। टेस्ट सीरीज का मतलब ही यही है कि आपको अपनी कमियां पकड़ में आएगी, और कमियों को अगर पकड़ लोगे तो आप अपना सिलेक्शन करवा लोगे। ठीक है, और पाठ्यक्रम है कि कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं तो वो आप अपने अनुसार चलना, जो कोचिंग बनाकर देती है उसके अनुसार मत चलना। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको थोड़ी सी कोई भी प्रश्न है, जैसे मान लो कि पेपर क्या होता है 10 दिनों से होता है, तो 10 दिनों में आप पढ़ोगे और 11वें दिन आप पेपर दोगे, तब आपने उसमें सोचा नहीं होगा। परंतु अगर आप आपके हिसाब से आप तैयारी कर रहे हो और आपने अपने पाठ्यक्रम को बना लिया कि इतने समय में हमारा पाठ्यक्रम कंप्लीट हो जाएगा, एग्ज़ाम जो पेपर होते हैं वो दे रखेंगे। ठीक है, तो कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो 1 महीने पहले पढ़े होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कल ही पढ़े होंगे और आज पेपर हो गया, इस प्रकार के हो सकते हैं। तो उन प्रश्नों में आपको सोचने का, आपको रुकने का मौका मिलेगा, आप उस प्रश्न पर रुकोगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक बार आप प्रयास करके देख लेना। ठीक है, तो जैसे मान लो कि ये प्रश्न आ गया कि समाजशास्त्र की स्थापना किसने की, तो अगस्त कामते ने की 1838 में। अब ये प्रश्न आपने पढ़ा और कल प्रश्न आ गया तो इसमें आपने सोचा नहीं। परंतु अगर आपका 1 महीने या 1.5 महीने पहले पढ़ा होगा तो आप इस पर सोचोगे बड़े धैर्य से, अगस्त कामते था। हाँ, अगर हो सकता है कि अगर आप इसमें गलत भी करे आते हो, तब आप मेन एग्जाम में बैठोगे तब आपको ये चीज़ ध्यान में रखेगी कि मैंने उस कारण से इस चीज़ प्रश्न को गलत किया था, परंतु अब मैं इस प्रश्न को गलत नहीं करूँगा।
ठीक है, तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। और मेरी तरफ से और मेरी टीम सिलेक्शन पॉइंट की तरफ से आपको बेस्ट लक। आप लगातार तैयारी करते रहें, और अगर कोई समस्या है तो आप हमें ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे कि उस समस्या का निस्तारण करें। और जैसे राजस्थान का जीके है, तो राजस्थान जीके में से संबंधित प्रश्न जो पेपर होंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। आने का कारण ये है क्योंकि देखो, हर स्टेट यही चाहता है कि उनकी जो भर्तियाँ होती है उनमें उन्हीं के विद्यार्थी लगें, बाहर के विद्यार्थी न लगें, कम से कम लगें। ठीक है, तो इसमें राजस्थान जीके ज़्यादा दिया जाएगा। ठीक है, टॉप पर राजस्थान के वाले आएंगे, बाहर स्टेट वाले नहीं आने देंगे। तो राजस्थान जीके में आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, मूल किताबें ही पढ़नी है जो कक्षा 6 से 12 तक है। भूगोल में मैंने आपको बता दी कि आपको हरिवंश सक्सेना पढ़नी है। इसके अलावा इतिहास और कला संस्कृति में है, इसमें 9वीं और 10वीं में और 11वीं 12वीं में जो किताबें चलती हैं मैंने अभी जिक्र किया था। वर्तमान में जो RBSC की किताबें चलती है वो पढ़नी है। ठीक है, अगर उतना समय नहीं है तो इसके लिए हमने और हमारी टीम ने मिलकर एक मुहिम प्रारंभ की थी कि जिसमें राजस्थान के राजवंश इतिहास से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं जो इन किताबों में दिए हुए हैं, उन टॉपिकों को आपको एक क्लास के माध्यम से, एक ही क्लास के माध्यम से आपको करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वो हमारी क्लासें लगातार चल रही है, एक बार आप अवश्य देख लेना, आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझ में भी आएगी और आपको परीक्षा की दृष्टि से वो भी महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलती है हमारी इसी प्रकार की कुछ नई अपडेट के साथ और नई क्लासों के साथ अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।